कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सही कहते हैं, मगर उस कायनात का चमत्कार देखने के लिए हमें करना पड़ता है इंतजार। कौन है? वृंदा काकी ने पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूं, शांतनु ने कहा। आपने आने में बड़ी देर कर दी, वृंदा काकी ने कुछ थकी थकी आवाज में दरवाजा खोलते हुए बोला। अब शांतनु पहले जैसा नहीं था। सिर पर बाल नहीं थे, आंखों पर मोटा मोटा चश्मे का पहरा, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी जो उसके बूढ़े शरीर को सहारा दे रही थी। वृंदा काकी ने शांतनु को एकटक देखा और चुपचाप दोबारा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, वृंदा काकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, 50 साल बाद जो मिल रहे हैं, शांतनु ने धीमी आवाज में बोला। रोजी कैसी है? वृंदा ने पूछा। उसे गुजरे 10 साल हो चुके हैं। तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं लेने आए? हिम्मत ही नहीं पड़ी। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? किस हक से तुम्हें लेकर जाता? शांतनु ने पछतावे भरी आवाज में बोला। तो तुम अब आए हो जब बहुत देर हो चुकी है, वृंदा काकी ने बोला। शांतनु बिना कुछ कहे वृंदा के पास गया और उसके पैरों में बैठ गया और अपना सिर वृंदा की गोदी में रख दिया। वृंदा कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई एक गहरी सांस लेते हुए बोली। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। और उसका हाथ धीरे से रुक गया, आंखें बंद, मगर होठों पर एक शांति भरी मुस्कान। शांतनु की आंखें नम हो गईं। वृंदा जिसे वह वापस लेने आया था अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। ऐसी जगह न जहां से कोई कभी वापस आया, न कोई उन्हें ला पाया। मगर शांतनु ने इस बार वृंदा को अकेला ना छोड़ा। वो उससे और कस के लिपट गया। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, हम लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। शांतनु और वृंदा शादी के 3 महीने बाद लंदन जा रहे थे। शांतनु लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हम पहुंचने वाले हैं, वृंदा ने शांतनु की ओर उत्साहपूर्वक देखते हुए कहा। वृंदा गांव में पली बड़ी एक साधारण सी लड़की थी। उसके लिए विदेश जाना किसी सपने से कम ना था। वो सपना जो वो शांतनु के साथ देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हाँ, बस थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे, बिना किसी उत्साह के शांतनु ने अनमने मन से जवाब दिया। मगर वृंदा मानो अपने ही सपनों की दुनिया में थी। बस बार बार खिड़की से बाहर झांक कर खुश होती। प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। दोनों टैक्सी पकड़कर घर की ओर चल पड़े। टैक्सी में बैठे बैठे शांतनु ने वृंदा की ओर देखकर कहा,
सुनो वृंदा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं तो तुम क्या करोगी? वृंदा, जो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी और विदेश आने की खुशी मना रही थी, हंसते हुए बोली, वापस गांव चली जाऊंगी। उसे लगा कि शांतनु उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने शांतनु की बात पर इतना भी गौर नहीं किया। टैक्सी एक घर के आगे आकर रुक गई और शांतनु चुपचाप अपना सामान उतारने लगा। वृंदा भी उछलती कूदती टैक्सी से उतरी और बड़े उत्साह से बोली, हम घर पहुंच गए। शांतनु ने सिर हिलाया और घर के दरवाजे की घंटी बजाई। वृंदा हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू, तुम तो यहाँ अकेले रहते हो ना, तो घंटी क्यों बजाई? अंदर से कोई भूत थोड़े आ जाएगा दरवाजा खोलने। लाओ चाबी दो, मैं घर खोलती हूँ। इससे पहले कि वृंदा शांतनु से चाबी लेती, गेट का लॉक खोलने की आवाज आई। दरवाजा एक विदेशी महिला ने खोला। सिर पर क्रीम कलर की टोपी, सुनहरे बाल जो हवा में लहरा रहे थे, नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ। वृंदा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पहले तो उसे ऐसे लगा वो विदेशी महिला शांतनु के घर पर काम करती है, मगर जब शांतनु ने बोला, वृंदा, ये रोजी है, मेरी पहली पत्नी, वृंदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। वृंदा की आंख लगभग आधी रात को खुली। वो एकदम से चौंक कर बिस्तर पर बैठ गई। भगवान से दुआ कर रही थी कि जो भी उसने देखा हो एक बुरा सपना हो। मगर उसी समय शांतनु वृंदा के पास आया और चुपचाप खड़ा हो गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं तुम्हारे पास। अगर तुम शादीशुदा थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वृंदा रोते रोते चिल्लाकर बोली, मेरी मजबूरी थी, शांतनु ने कहा। कौन सी ऐसी मजबूरी जिसके कारण तुम्हें शादी करनी पड़ी? मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया था। मुझे लंदन से डिपोर्ट किया जा रहा था। मुझे ग्रीन कार्ड लेने के लिए जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। तो तुमने अपने माता पिता को पहले क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बताता? उन्होंने मेरी शादी तुमसे मुझसे बिना पूछे तय कर दी थी। तुम मुझे तो बता सकते थे ना, मैं ही इस रिश्ते को मना कर देती। शांतनु चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि उसने वृंदा के साथ गलत किया है और वो उसका गुनहगार है। मुझे वापस जाना है, वृंदा रोते रोते बोली। शांतनु की स्थिति ऐसी ना थी कि वो वृंदा के साथ कोई समझौता कर पाता। इसलिए उसने चुपचाप वृंदा की बात मान ली और वृंदा को वापस गांव के लिए रवाना कर दिया। शांतनु इस बात से घबरा रहा था कि वृंदा गांव पहुंचकर सबको उसका सच बता देगी। मगर वृंदा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वृंदा जब गांव पहुंची, सब हैरान हो गए। वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वृंदा के माता पिता को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने वृंदा को पास बुलाया और उससे बड़े ही प्यार से पूछा, बेटी, सब ठीक है ना? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? जी, असल में
इनका दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है। इन्हें रिसर्च के लिए वहीं दिन रात रहना होगा, तो इन्होंने सोचा कि मैं वापस गांव चले जाऊं, क्योंकि मैं अकेली विदेश में कैसे रह पाऊंगी। वृंदा के माता पिता ने जब ये सुना तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने वृंदा को गले लगा लिया। कई महीने यूं ही बीत गए। वृंदा ना तो किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही ज़्यादा अपने कमरे से बाहर निकलती। बस एक ही कमरे में बैठे बैठे वो अपना सारा दिन गुजार देती। वृंदा के माता पिता हर बार ये सवाल करते कि उसके और शांतनु के बीच में सब ठीक तो है। हर बार झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर वो हाँ बोल देती। एक दिन जब वृंदा को कमरे में बैठे बैठे घबराहट सी महसूस होने लगी, तो वो घर से निकलकर मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर जाते हुए रास्ते में उसने पाया कि एक छोटी सी बच्ची कूड़े में से चंद कागज उठाकर उन्हें इकट्ठा कर रही थी। वृंदा उस लड़की के पास गई और पूछा, बेटा, आप क्या कर रहे हो? उस लड़की ने इकट्ठे किए हुए कागजों को सीधा करते हुए बोला, मैं इन कागजों को पढ़ूंगी। ये सुनकर वृंदा हैरान हो गई। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। कभी कभी मुझे कूड़े में पड़े हुए कुछ कागज मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें जोड़कर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आपका नाम क्या है? वृंदा ने उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। रेवती। आप मेरी एक मदद करेंगी? आप मुझे बता सकती हैं कि इस अक्षर को क्या बोलते हैं? उस लड़की ने हिंदी में लिखे हुए माँ की ओर इशारा करते हुए बोला। वृंदा मुस्कुराई और प्यार से बोली, इसे माँ कहते हैं। बहुत समय के बाद वृंदा के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे उस बच्ची के साथ बात करना बहुत अच्छा लगा था। वह उसके साथ घंटों तक बातें करती रही। उस लड़की से बातें करते करते वो पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। वृंदा उस लड़की से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दी। वो सारी रात उस छोटी बच्ची के बारे में सोचती रही। अगले दिन वृंदा फिर से ठीक उसी समय मंदिर के पास पहुंच गई और उस छोटी बच्ची का इंतजार करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वृंदा की नज़र एक कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसी कूड़े के ढेर से वो बच्ची कुछ लिखे हुए कागज निकाल रही थी। वृंदा भागी भागी उसकी ओर गई और बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए किताब लाई हूं। किताब? देखते ही बच्ची की आंखों में चमक आ गई और बोली, ये मेरे लिए? अब वृंदा और छोटी बच्ची रोज मिलने लगे। वृंदा को उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वृंदा हर पल ये सोचती कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और गांव में स्कूल न होने की वजह से पढ़ नहीं पाती। वृंदा ने अपने माता पिता से कहा कि ज़मीन का कुछ हिस्सा उसे दे दें, जिस पर वो गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाकर उन्हें शिक्षित करना चाहती है। मगर उसके माता पिता ने उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वो पहले से ही इस बात से चिंतित थे कि वृंदा वापस शांतनु के पास क्यों नहीं जा रही है। दिन ब दिन वृंदा की लड़कियों को पढ़ाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वो रोज अपने माता पिता से स्कूल खोलने की जिद करती, मगर उसके माता पिता उसकी बात को नज़रअंदाज करते।
एक दिन उसके माता पिता ने एक ज़मीन का टुकड़ा 1 लाख रुपया उसे देकर स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। वृंदा अक्सर खाली समय में सोचती थी कि अचानक से उनका फैसला कैसे बदल गया। कहीं इसमें शांतनु का हाथ तो नहीं? धीरे धीरे स्कूल बढ़ने लगा और गांव की लड़कियां शिक्षित होने लगी। वृंदा अपना सारा वक्त स्कूल में बिताती। उसे लड़कियों के साथ खेलना और बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो शांतनु के बारे में भूलने लगी थी। वो अब अपनी दुनिया में खुश थी। धीरे धीरे वो गांव के दर्जी, कढ़ाई करने वाले लोगों से मिलती और उनसे अनुरोध करती कि वो अपनी कला स्कूल में आके सिखाएं, ताकि ये लड़कियां कोई ना कोई हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। वो गांव-गांव जाकर सरकार की कौशल योजना को अपने गांव में लाने का पूरा प्रयत्न करती। गांव का हर एक घर वृंदा को जानने लगा। सब उसे प्यार से वृंदा काकी कहने लगे। धीरे धीरे वृंदा की उम्र की तरह स्कूल की जिम्मेवारियां भी बढ़ती जा रही थी। रेवती उसका स्कूल बहुत अच्छे से संभालती थी। वृंदा के माता पिता के स्वर्गवास के बाद उसके भाई भी शहर में जाकर बस गए, पर वृंदा ने गांव नहीं छोड़ा। वो वहां अकेली रहती थी और लड़कियों की देखभाल करती थी। एक बार उसके भाइयों ने गांव की पुश्तैनी मकान को बेचने का सोचा। वृंदा को कोई ऐतराज ना था। पिताजी का कमरा खाली करते हुए उसे मेज की दराज में शांतनु के लिखे हुए कुछ पत्र मिले। वृंदा वहां खड़ी हो गई और खड़ी की खड़ी ही रह गई, जैसे वक्त थम गया। हर पत्र में शांतनु ने वृंदा के बारे में पूछा और उसका स्कूल कैसा चल रहा है, उसे कोई कमी तो नहीं, जितना पैसा उसने स्कूल के लिए भेजा था क्या वो काफी है, अगर उसे पैसे कम पड़े तो वो और पैसे भेज देगा। वृंदा समझ गई कि अचानक उसके माता पिता ने उसे स्कूल बनाने की अनुमति कैसे दी थी। उसने उन खतों को समेटकर अपने पास रख लिया। उसे हर पल ये एहसास होता कि शांतनु उसके आसपास है और वो शांतनु के आने का इंतजार करेगी।